नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, शिवा कॉन्सेप्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं प्रभात सिंह आज 2024 पुलिस की एक दिवसीय परीक्षा को लेकर के मैराथन क्लास के साथ उपलब्ध हूँ और आज का जो टॉपिक है वो है इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता। इतिहास एक महत्वपूर्ण खंड है जो एक दिवसीय परीक्षाओं में लगभग अगर 25 प्रश्नों के अगर विकल्प हैं तो 3 या 4 प्रश्न आने की संभावना होती है। हालांकि यूपी कांस्टेबल में जीएस के खंड को 36 से 37 या 38 प्रश्नों के बीच निर्धारित किया गया है, जिनमें से लगभग इतिहास के 6 या 7 प्रश्न आने हैं और उसमें से 2 या 3 प्रश्न प्रायः प्राचीन इतिहास से और 1 या 2 प्रश्न मध्यकालीन से और 3 या 4 प्रश्न लगभग आधुनिक भारत से। ये अनुपात जो है वो 6 से 7, 8 या 5 इसी के मध्य रहता है। अधिकतर प्रश्न आधुनिक भारत के होते हैं, लेकिन प्राचीन भारत की भी अपनी महत्ता है। कारण ये है कि इस दौरान देश में राष्ट्रवाद अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। राष्ट्रवाद को लेकर के बहुत सारे सरकार की नीतियाँ, योजनाएं और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। इसलिए भारत की विरासत और भारत का मूल राष्ट्रवाद हमें प्राचीन इतिहास से ही ज्ञात होता है। तो हम प्राचीन इतिहास में जो एक दिवसीय परीक्षाओं की शुरुआती चरण माना जाता है, जिसे हम हड़प्पा सभ्यता या सिंधु घाटी सभ्यता कहते हैं, वहाँ से हम इसकी शुरुआत करेंगे। यह क्लास लगभग 1.5 घंटे की होगी या उससे कुछ अधिक भी हो सकती है। इस 1.5 घंटे के अंदर हम हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत आने वाले जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उन सब पर लगभग चर्चा करने का प्रयास करेंगे, ठीक ना। तो आइए हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। सबसे पहले हम इसके नामकरण को लेकर के हम जान लेते हैं कि आखिर इसका नामकरण हड़प्पा सभ्यता क्यों है। तो सबसे पहले जानिएगा कि प्राचीन इतिहास की महत्ता यह है कि इतिहासकारों ने ऐसा स्वीकार किया है कि जब किसी भी नई सभ्यता की खोज की जाएगी तो उस सभ्यता के खोज के दौरान जिस नए स्थल का उत्खनन किया जाएगा, जो पहला स्थल होगा, उसी स्थल के नाम पर पूरी सभ्यता का नामकरण रखा जाएगा। यानी कि खुदाई के दौरान उस सभ्यता के प्राप्त प्रथम स्थल के नाम के आधार पर ही पूरी सभ्यता का नामकरण किया जाएगा। तो इस कारण से इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। दूसरा, इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता भी कहा जाता है। जैसे इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता, तो सिंधु घाटी सभ्यता आखिर क्यों कहते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्यों कहते हैं? तो इसकी महत्ता यह है कि यह जो हड़प्पा सभ्यता है, इसके शुरुआती जो स्थल प्राप्त हुए हैं वो सिंधु और उसकी सहायक नदियों के आसपास ही प्राप्त हुए हैं। और सिंधु की सहायक नदियां और सिंधु के आसपास मिलने के कारण ऐसे इतिहासकारों में मान्यता थी कि ये जो पूरी सभ्यता है ये सिंधु के तराई या सिंधु के क्षेत्र में ही विकसित हुई है, इसलिए इसे कहा जाता था सिंधु घाटी सभ्यता। लेकिन बाद के कालों में जब आज़ादी के बाद भारत में पुरातत्व विभाग को लेकर के जब विशेष कार्य आरंभ हुए तो यह पता चला कि यह सभ्यता पाकिस्तान या सिंधु के आसपास होने की अपेक्षा भारत में अधिक विस्तृत और व्यापक थी। इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता न कह करके इसके नाम में और सुधार किया गया और उसका नाम रखा गया सिंधु सारस्वत गंगेय सभ्यता, सिंधु सारस्वत गंगेय सभ्यता। अब ऐसा क्यों कहते हैं? तो इसका कारण यह है कि सिंधु के शुरुआती जो इस हड़प्पा सभ्यता के जो शुरुआती स्थल वो तो सिंधु के आसपास प्राप्त हुए, पर जो सर्वाधिक स्थलों की अगर मान्यता रखी जाए तो वो है भारत में बहने वाली एक सरस्वती नदी जो हरियाणा के क्षेत्रों से होकर के वो अरब सागर की तरफ जाती थी। तो उसे हम सरस्वती नदी के नाम से इतिहास में जानते हैं। तो वह नदी इस सभ्यता के पालन के रूप में या इस सभ्यता के पालक के रूप में एक महत्वपूर्ण नदी थी। इसलिए इसे सिंधु सारस्वत और इसके कुछ स्थल गंगा की घाटी में भी प्राप्त होते हैं, गंगा और उसकी सहायक घाटियों में भी प्राप्त होते हैं। तो सिंधु, सारस्वत और गंगेय सभ्यता कहा जाता है। तो ये दो नाम, इसके 3 नाम हमने देखा अभी।
एक नाम और है, इसे हम कहते हैं, इसे हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता और सिंधु सारस्वत गंगेय सभ्यता के अतिरिक्त इसे हम कांस्य युगीन सभ्यता भी कहते हैं। कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। कांस्य युगीन सभ्यता क्यों कहते हैं? इसका कारण यह है कि यह पहली ऐसी सभ्यता है जिसने टिन के बजाय कांसे का उपयोग भी अपने दैनिक जीवन में किया। अपने दैनंदिन जीवन में कांसे के महत्व को भी प्राथमिकता दी या कांसे का भी प्रचलन बढ़ाया। हालांकि सिंधु सभ्यता के लोगों ने कांसे का प्रयोग जरूर किया, ये पहली ऐसी सभ्यता है जिसने कांसे का उपयोग किया, लेकिन इन्होंने कांसे की अपेक्षा सर्वाधिक मात्रा में जिस धातु का प्रयोग किया था वो धातु थी तांबा। यानी कि तांबा सर्वाधिक मात्रा में सिंधु घाटी के लोगों ने किस धातु का प्रयोग किया? तो वो थी तांबा। अगर किसी धातु से अपरिचित रहे तो वो है लोहा। यानी कि सिंधु सभ्यता के लोगों को लोहे का ज्ञान नहीं था। सोने और चांदी को लेकर के इनको समझ थी और इसके आभूषणों का भी इन्होंने प्रयोग किया था। ठीक ना। तो यहाँ हमने क्या जाना? 4 नामों को जाना। एक और इसका नामकरण रखा जाता है, जैसे कहा जाता है प्रथम नगरीय क्रांति। हड़प्पा सभ्यता को हम प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। प्रथम नगरीय क्रांति, प्रथम नगरीय क्रांति। प्रथम नगरीय क्रांति का मतलब क्या है? जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी नगर व्यवस्थित रूप से अपने निवास के लिए एक प्रसिद्धि हासिल किए हुए होता है। यानी कि अगर कोई नगर है तो उस नगर में रहने वाले लोगों का उनके खेल के लिए, उनके अवशिष्टों का निस्तारण करने के लिए, इसके साथ साथ उनके चिकित्सालय, उनके स्कूल या इसके साथ साथ और भी जो महत्वपूर्ण स्थल हैं वो पहले से ही निर्धारित होते हैं। यानी कि नगर की एक महत्ता होती है कि कौन सा स्थल कहाँ और किस रूप में स्थापित होगा। इसके साथ साथ वहाँ लोगों के रहन सहन, वहाँ की बनावट, ये सारी चीज़ें निर्धारित होती हैं। तो कहने का मतलब है कि नगर एक बेहतरीन और बेहतर जीवन शैली के लिए प्रसिद्ध होता है। तो हड़प्पा सभ्यता को प्रथम नगरीय क्रांति कहते हैं, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने अपने नगरों का बसाव इतना बेहतर किया था कि आज के नगरों की तुलना में उसके स्थलों के हम बारे में बात कर सकते हैं या उसकी उपमा दे सकते हैं। तो इसे हम प्रथम नगरीय क्रांति भी कहते हैं। द्वितीय नगरीय क्रांति की अगर बात की जाती है तो वो माना जाता है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, हालांकि वो अलग विषय है। तो प्रथम नगरीय क्रांति हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता, सिंधु सारस्वत गंगेय सभ्यता, इन 4-5 नामों से इस सभ्यता को हम जानते हैं। ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता के बारे में इतना हमने जाना। आइए आगे बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। हड़प्पा सभ्यता के जानने की पृष्ठभूमि, ये आपका अगला टॉपिक होगा। हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत ये आपका अगला टॉपिक है। जानने की पृष्ठभूमि क्या है? तो यानी कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता को जाना किसने या इसकी पहचान किसने की? तो माना जाता है कि 1826 ईस्वी में एक व्यक्ति थे जिनका नाम था चार्ल्स मैसन। नाम था चार्ल्स मैसन। और चार्ल्स मैसन महोदय ने सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता की पहचान की। हालांकि उन्होंने इसे हड़प्पा नहीं कहा, उन्होंने कहा कि यह कोई ऐसा क्षेत्र है जहाँ पर कहीं न कहीं कोई एक बेहतर सभ्यता पहले से निवास कर रही थी। तो हड़प्पा सभ्यता के संबंध में सर्वप्रथम चर्चा करने का जो श्रेय दिया जाता है वो चार्ल्स मैसन महोदय को दिया जाता है। उसके बाद इस सभ्यता के बारे में कुछ थोड़ी बहुत जानकारी देने का श्रेय अलेक्जेंडर कनिंघम को भी जाता है। अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय, अलेक्जेंडर कनिंघम। इन अलेक्जेंडर कनिंघम को ही भारतीय पुरातत्व का पिता कहते हैं। भारतीय पुरातत्व का पिता किसको कहते हैं? तो अलेक्जेंडर कनिंघम कहते हैं। इन्होंने कई अपने लेख प्रस्तुत किए, अपने विचार साझा किए। 1853 ईस्वी में इन्हें एक मुहर भी प्राप्त हुई थी। मुहर, अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय को एक मुहर प्राप्त हुई थी जिसके बारे में उन्होंने कहा था कि यह शायद किसी नई सभ्यता या किसी नए
बसाव का, मानव के नए बसाव के बारे में संकेत दे रहा था, ठीक ना। तो इसके बारे में पृष्ठभूमि को लेकर के आगे क्या बात हुई, तो 1921 ईस्वी में कहा जाता है सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, 1921 ईस्वी में सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, सर जॉन मार्शल ये भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना होने के बाद ये पहले उसके डायरेक्टर थे, यानी प्रतिनिधि थे, और इन्होंने भारत में लगभग 27 वर्षों तक अपनी सेवाएं दी थी। तो सर जॉन मार्शल के नेतृत्व में, दयाराम साहनी ने पहले स्थल की खोज की जिसका नाम था हड़प्पा, ठीक ना। 1921 ईस्वी में जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी ने जिस पहले स्थल की खोज की उसका नाम था हड़प्पा, और उस पहले स्थल के नाम के कारण ही इसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। हालांकि इस सभ्यता के बारे में औपचारिक घोषणा 1924 ईस्वी में सर जॉन मार्शल ने इसके एक सभ्यता के संबंध में एक घोषणा की। उन्होंने कहा कि यहाँ कोई सभ्यता पहले से निवास कर रही थी जो इससे पहले थी। तो सभ्यता के जानने के पृष्ठभूमि, जैसे आपसे पूछा जाएगा कि सवाल, जैसे एक दिवसीय परीक्षाओं में अगर वन लाइनर प्रश्न आपसे बने तो ये पूछा जाएगा कि सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता के बारे में संकेत किसने दिए, या कि इस सभ्यता के होने का सबसे पहले विचार किसने दिया। तो कौन थे? चार्ल्स मैसन महोदय। इसके बाद अलेक्जेंडर कनिंघम महोदय ने। भारत में पुरातत्व विभाग की स्थापना कब हुई? 1861 में लॉर्ड कैनिंग ने इसके संबंध में एक विभाग के सामान्य एक डिपार्टमेंट के रूप में इसको स्थापित किया था, जिसके प्रतिनिधि बने थे अलेक्जेंडर कनिंघम। और कनिंघम के बाद जब लॉर्ड कर्जन ने औपचारिक रूप से इसकी स्थापना की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की, तो इसके संबंध में जो इसके प्रतिनिधि बने वो सर जॉन मार्शल बने। तो जॉन मार्शल के संबंध में भी ये आएगा, हड़प्पा की खोज किसने की या हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की, तो दयाराम साहनी को श्रेय दिया जाता है, और जॉन मार्शल के संबंध में भी ये चर्चा की जाती है। इसके बाद आगे हम बात करते हैं, पृष्ठभूमि के बाद हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, यानी कि यह देखना है कि यह सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी। कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यह मिस्र की सभ्यता के अपेक्षा, मिस्र की सभ्यता के से 20 गुना बड़ी थी, 20 गुना बड़ी सभ्यता थी। जबकि मिस्र और मेसोपोटामिया दोनों को जोड़ दिया जाए, मेसोपोटामिया इराक और ईरान के क्षेत्रों में विकसित थी, जो दजला और फरात नदी के किनारे उद्गृत हुई थी या उत्पन्न हुई थी, ठीक ना। और मिस्र की जो सभ्यता थी यह नील नदी के किनारे विकसित हुई थी। इसका भी ध्यान रखिएगा। विभिन्न सभ्यताओं के बारे में भी जानकारी ले लीजिएगा, जैसे माया सभ्यता, एज़टेक सभ्यता, नॉर्वेजियन सभ्यता, चीन की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता। तो बहुत सारी ऐसी सभ्यताएं हैं जिनको लेकर के एक दिवसीय परीक्षाओं में प्रश्न बनते हैं। हालांकि उत्तर से दक्षिण के क्रम में भी कई बार सभ्यताओं के नाम पूछ लिए जाते हैं, तो इसका भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो मिस्र और मेसोपोटामिया इन दोनों को मिला दिया जाए तो 12 गुना बड़ी थी, 12 गुना। और कहा जाता है लगभग 13 लाख स्क्वायर फुट में ये फैली हुई थी, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में यह सभ्यता फैली हुई थी, ठीक है। इसके अलावा अगर इसके संपूर्ण क्षेत्र का निर्धारण किया जाए तो कई बार आपसे प्रश्न पूछा जाता है, जैसे इसका पूर्वी क्षेत्र कौन सा है, इसका पश्चिमी क्षेत्र कौन सा है, उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र कौन सा है। तो देखिए, ये उत्तरी और दक्षिणी क्षेत्र की अपेक्षा पूरब और पश्चिम में इसका विस्तार अधिक है।
तो पूरब में इसका जो पूर्वी बिंदु है वो है आलमगीरपुर, आलमगीरपुर जो हिंडन नदी के तट पर है, हिंडन नदी के, ठीक ना। इसका जो उत्तरी सिरा है वो है मांडा, मांडा ये चिनाब नदी के तट पर है, चिनाब नदी के तट पर है और ये जम्मू कश्मीर पड़ता है, कश्मीर में, ये यूपी में पड़ता है, ठीक ना, ये यूपी में पड़ता है। इसके अलावा जो इसका पश्चिमी क्षेत्र है वो है सुतका गेंडोर, सुतका गेंडोर और ये दास्क नदी के तट पर स्थित है, दास्क नदी, नदियों के नाम भी आपसे पूछ लेता है। और ये बलूचिस्तान प्रांत, बलूचिस्तान प्रांत, ये एक बंदरगाही नगर था सुतका गेंडोर। दक्षिणी भाग है इसका दायमाबाद, दायमाबाद, दायमाबाद जो प्रवरा नदी के तट पर है, प्रवरा नदी, ठीक ना। और ये पड़ता है महाराष्ट्र में, ये आज के महाराष्ट्र में, तो इसका ध्यान रखिएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कि हड़प्पा सभ्यता का उत्तरी बिंदु कौन सा है, तो उत्तरी बिंदु कौन सा है, मांडा। अगर ये पूछे कि हड़प्पा सभ्यता का पूर्वी बिंदु कौन सा है, तो आलमगीरपुर। और इसमें से चारों विकल्प दे करके आपसे पूछ सकता है, चारों विकल्प दे करके ये पूछ सकता है कि आलमगीरपुर कौन सा बिंदु है, पूर्वी है, पश्चिमी है, उत्तरी है या दक्षिणी है। इस क्रम में इन चारों के साथ आपसे प्रश्न बन सकते हैं। अगर दूरी के क्रम में बात की जाए तो पूरब से पश्चिम का जो विस्तार है वो लगभग 1600 किमी का है, जबकि उत्तर से दक्षिण का जो विस्तार है ये लगभग 1400 किमी का है, ठीक ना। तो हमने क्या जाना कि अब भौगोलिक विस्तार इसका क्या है, ये उत्तर से दक्षिण 1400 किलोमीटर, पूरब से पश्चिम 1600 किलोमीटर, कुल इसका क्षेत्रफल 13 लाख वर्ग किलोमीटर, 13 लाख वर्ग किलोमीटर, मिस्र की सभ्यता से 20 गुना, मिस्र और मेसोपोटामिया से 12 गुना। इसके साथ साथ इसके जो स्थल प्राप्त हुए हैं ये 3 देशों में प्राप्त होते हैं। कितने देशों में, 3 देशों में। और वो 3 देश कौन कौन से हैं, एक भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान, भारत, पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान। अगर ये पूछे कि सर्वाधिक स्थल किससे प्राप्त होते हैं, तो वो प्राप्त होते हैं भारत से। सर्वाधिक स्थल कहाँ से प्राप्त होते हैं, भारत से। अगर यह पूछे कि भारत में सर्वाधिक स्थल किस राज्य से प्राप्त होते हैं, तो वह स्थल है गुजरात। कहाँ से, गुजरात से। तो सर्वाधिक स्थल अगर भारतीय राज्य के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो गुजरात से, अगर देश के परिप्रेक्ष्य में पूछे तो भारत से। अगर शुरुआती सभ्यता का भौगोलिक विस्तार शुरुआती कहाँ से दिखा या किस देश में प्राप्त हुआ, तो वो पाकिस्तान से। और सबसे कम अगर स्थल कहीं से प्राप्त हुए हैं तो अफ़गानिस्तान से प्राप्त हुए हैं, अफ़गानिस्तान से, ठीक ना। तो यहाँ इसके बारे में हमने जानकारी ली। अगर नदी के क्रम में पूछे तो सर्वाधिक सभ्यता का सर्वाधिक सघन बसाव किस नदी के किनारे था, तो सरस्वती नदी के। इसका भी ध्यान रखिएगा, सरस्वती नदी के किनारे इसका सघन बसाव था। कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें हमने जानी। भौगोलिक सभ्यता का, हड़प्पा सभ्यता का भौगोलिक विस्तार, इसके बारे में हमने जाना। अब आगे बात करते हैं, आगे बात करते हैं काल का निर्धारण। काल के निर्धारण को लेकर के कई बार इसमें लोगों के भ्रांतियाँ रही हैं काल निर्धारण को लेकर के, लेकिन हम ज़्यादा आपको उदाहरण न दे करके एक सामान्य आपको संकेत देना चाहते हैं कि इसके काल को लेकर के जो प्रामाणिक तिथि मानी जाती है वो 2350 ईसा पूर्व से 2350 से 1750 BC, ठीक ना। 2350 से 1750 BC। ये कार्बन 14 या C14 के नाम से एक तकनीकी है जिसके बारे में हम जानते हैं। इसे कार्बन डेटिंग के आधार पर, कार्बन डेटिंग के द्वारा हम लगभग किसी भी सभ्यता के 50,000 वर्षों का आकलन कर सकते हैं। अगर कोई भी ऐसा तत्व जो कार्बनिक है उसके होने की तिथि हम लगभग 50,000 वर्षों तक प्राप्त कर पाते हैं।
अगर उससे पुरानी तिथि का अगर जानकारी लेना हो तो उसके लिए हम यूरेनियम डेटिंग का प्रयोग करते हैं। इसका यूरेनियम डेटिंग, यूरेनियम डेटिंग, एक है कार्बन डेटिंग, एक है यूरेनियम डेटिंग। तो काल निर्धारण के संबंध में जो हड़प्पा सभ्यता को लेकर के विश्वसनीय कालखंड माना जाता है वो 2350 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व। ऐसा माना जाता है कि इस कालखंड में यह सभ्यता अपने सर्वोच्च शिखर पर थी और बेहतर स्थिति में थी। तो हमने कैसे जाना 2350 से 1750, और इसके जानकारी का स्रोत क्या है तो कार्बन डेटिंग के द्वारा। कार्बन डेटिंग जिसे हम C14 के नाम से जानते हैं, ठीक ना, C14 के नाम से जानते हैं, ठीक ना। तो कार्बन डेटिंग के द्वारा हमने इसके काल का निर्धारण किया। कार्बन डेटिंग के द्वारा हम कितने समय तक के तत्वों की जानकारी ले सकते हैं तो 50,000 वर्ष तक के। अगर उससे अधिक पुरानी वस्तुओं की तिथि का आकलन करना हो तो कौन सा, यूरेनियम डेटिंग, ठीक ना। तो इन दोनों का आकलन कर सकते हैं। तो काल निर्धारण के संबंध में यह तिथि सर्वकालिक और लगभग सर्वमान्य है इतिहासकारों में, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं इसके संबंध में। हड़प्पाई लिपि। लिपि देखिए, किसी भी समाज के लिए लिपि एक महत्वपूर्ण विषय माना जाता है, क्योंकि इसी के आधार पर हम किसी समाज की सामाजिक दशा का आकलन कर पाते हैं। उस देश, उस समाज में महिलाओं की स्थिति कैसी थी, उस समाज के लोग किस रूप में अपना जीवन जीते हैं, उन लोगों की रुचि क्या है, वो साहित्य के में कैसी रुचि रखते हैं, वो मनोरंजन के अन्य साधनों पर कैसी रुचि रखते हैं। तो इसके संबंध में जानकारी का जो स्रोत है, या कह सकते हैं कि किसी भी सभ्यता के सामाजिक पक्ष का जो आकलन है वो बिना लिपि के हम नहीं कर सकते। तो लिपि एक अनिवार्य विषय हो सकता है, लेकिन हड़प्पाई लिपि को हम आज तक पढ़ नहीं सके हैं। हड़प्पाई जो लिपि है वो अपठनीय है। कैसी है, अपठनीय है। हड़प्पाई लिपि अपठनीय है, अपठनीय है, ठीक ना। और इसी कारण से हम हड़प्पा को क्या कहते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल। क्या कहते हैं भाई, आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में अंतर्गत आप जानते हैं कि इतिहास को लेखन स्रोतों के आधार पर 3 वर्गों में विभाजित किया जाता है। एक जिसको हम कहते हैं प्राक ऐतिहासिक काल, प्राग ऐतिहासिक काल या प्राक ऐतिहासिक, प्राक ऐतिहासिक या प्रागैतिहासिक, ठीक ना। तो प्राक ऐतिहासिक यानी कि इतिहास का वह काल जब लोगों को लिपि का ज्ञान नहीं था। आद्य ऐतिहासिक काल जब लोगों को लिपि का ज्ञान था किंतु हम उन लिपियों को पढ़ सकने में सक्षम नहीं। तो हड़प्पाई लिपि को हम पढ़ नहीं सकते, इसलिए हम हड़प्पा सभ्यता को किस श्रेणी में रखते हैं, आद्य ऐतिहासिक काल में। फिर भी इनकी लिपि के संबंध में जो भी जानकारियाँ या जो भी स्रोत हैं वो आपसे सवाल बनते हैं। पहली बात कि यह लिपि कैसी थी या किस नाम से जानी जाती थी। तो देखिए, यह जो लिपि थी वह सबसे पहले बाएं से दाएं, बाएं से दाएं, तत्पश्चात दाएं से, तत्पश्चात दाएं से बाएं। अगर यह नहीं समझ पा रहे हैं तो ध्यान दीजिएगा कि यह लिपि सबसे पहले बाएं से दाएं लिखी जाती थी और फिर दाएं से बाएं, लगभग इस प्रकार से यह इसके लिखने की प्रक्रिया थी, ठीक ना। और इस लिपि को हम किस नाम से जानते हैं, तो यह लिपि गौमुत्रिका या हलावर्त शैली के नाम से जानी जाती है। गौमुत्रिका या हलावर्त शैली के नाम से हम हड़प्पाई लिपि को जानते हैं। इस लिपि की एक विशेष बात यह है कि इस लिपि में लगभग 400 अक्षर हैं। इस लिपि में लगभग 400 अक्षर हैं। अगर हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें तो उसमें लगभग 900 अक्षर थे, 900 अक्षरों की लिपि थी, और हड़प्पाई लिपि में 400 अक्षर थे। इन 400 अक्षरों में सर्वाधिक मात्रा में जिस जीव का प्रयोग किया गया था, अब आपको लगेगा कि
लिपि में जीव की क्या उपयोगिता है, तो यह वास्तविकता मानी गई है कि जो हड़प्पाई लिपि थी वास्तव में यह भाव चित्रात्मक लिपि थी। कैसी थी? भाव चित्रात्मक लिपि थी। भाव चित्रात्मक लिपि थी, ठीक ना। यानी कि बातों को कहने के लिए चित्रों का प्रयोग किया गया था। जैसे अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो जानिएगा, जैसे आज भी हम सोशल मीडिया के विभिन्न जो क्षेत्र हैं उनमें अपने भावों को व्यक्त करने के लिए विभिन्न प्रकार के इमोजीज का प्रयोग करते हैं। जैसे आज हम अगर इस प्रकार से अगर हम अपने संकेतों को व्यक्त करें तो इससे पता चलता है कि व्यक्ति प्रसन्न है। अगर इसी को बदल दें तो इस रूप में अगर हम ये कहें तो ये पता चलेगा कि व्यक्ति दुखी है। या फिर ऐसे ही जिन भावों को व्यक्त करने के लिए जिन इमोजीज का प्रयोग करते हैं उन्हें ही लगभग उन्हीं प्रकार की प्रक्रियाओं को अपनी भाषाओं को कहने के लिए कहीं कहीं लिपि में चित्रों को समावेशित कर दिया जाता था या शामिल कर लिया जाता था। तो हड़प्पाई लिपि में जो लिपि थी वो भाव चित्रात्मक थी। इसमें लगभग 400 अक्षर थे और जिस जीव का सर्वाधिक प्रयोग किया गया था वो थी मछली। यानी कि मछली के चित्र को हड़प्पाइयों ने अपनी लिपि में समेकित किया था या शामिल किया था। और जो आधुनिक अक्षरों में या आधुनिक जो वर्ण जिसे हम कहते हैं उनमें अगर जिसका सर्वाधिक प्रयोग मिलता है तो वो है यू आकार। यू आकार का सर्वाधिक प्रयोग अगर जीवों में बात करें तो मछली का लिपि में अक्षरों की संख्या लगभग 17 और सबसे बड़े अगर लेख बात करें कहाँ से मिले हैं तो धौलावीरा से। लिपि का सबसे बड़ा स्रोत कहाँ से मिला है तो धौलावीरा। कहाँ से मिला है? धौलावीरा। धौलावीरा ये एक महत्वपूर्ण स्थल है, इस पर हम आगे बात करेंगे। धौलावीरा एक गुजरात में स्थित एक स्थल है जो सागर के किनारे स्थित था। इसके संबंध में बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपके सवाल बनने का एक माध्यम बन पाती है। आइए आगे बात करते हैं। तो लिपि के बारे में भी हमने जाना, भाव चित्रात्मक, हलावर्त शैली, गौमुत्रिका शैली। और हालांकि मेसोपोटामिया को लेकर के कहा जाता है कि उनकी जो शैली थी वो कीलाक्षर लिपि थी, यानी कील की भांति लिखी जाती है। कील के आकार में जैसे इस प्रकार से संकेत दे करके ऐसे इस सांकेतिक रूप में ऐसे बताया जाता था, तो एक कीलाक्षर लिपि थी, ठीक ना। आगे बात करते हैं हड़प्पाई लिपि के बाद। लिपि के बाद हम आगे बात करते हैं नगर नियोजन प्रणाली। नगर नियोजन इस सभ्यता की जो सबसे विशेष बात थी या सबसे खासियत जो कही जाती है वो थी नगर नियोजन। नगर नियोजन के बारे में ये बात कहा जाता है कि जो हड़प्पा सभ्यता थी यह नगर नियोजन के विषय में दुनिया में सबसे अपने अनूठे भावों को या अनूठे व्यवहार को स्पष्ट करती है। जैसे यह पूरा जो नगर था वो 2 भागों में विभाजित था। 2 भागों में विभाजित था, ठीक ना। 2 भागों में विभाजित था। एक जिसको हम कहते हैं पूर्वी टीला और एक जिसको हम कहते हैं पश्चिमी टीला, ठीक ना। तो यानी पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला, ये पश्चिमी टीला मान लेते हैं और ये पूर्वी टीला मान लेते हैं। जो पश्चिमी टीला था इस पश्चिमी टीला को दुर्ग टीला भी कहते हैं, दुर्ग टीला भी कहते हैं। और इसको हम नगर टीला भी कहते हैं, नगर टीला, ठीक ना। दुर्ग टीला और नगर टीला। दुर्ग टीला ये एक ऐसा क्षेत्र था या एक ऐसे सीमा से निर्धारित यह क्षेत्र था जिसमें विशेष लोग रहा करते थे। जैसे बड़े, जैसे पुरोहित रहा करते थे, या फिर हम ये कह सकते हैं बड़े व्यापारी रहा करते थे, बड़े व्यापारी रहा करते थे, या प्रशासनिक लोग रहा करते थे, प्रशासनिक लोग रहा करते थे। ऐसा माना जाता है कि जो दुर्ग टीला था या पश्चिमी टीला था ये सभ्यता के जो सबसे बड़े या समाज के सबसे जो उच्च लोग थे उनके बारे में या उनके निवास का स्थान हुआ करता था। जबकि जो नगर टीला था इसमें सामान्य लोग रहते थे, जैसे श्रमिकों के लिए, कर्मकारों के लिए, शिल्पकारों के लिए, ठीक ना, छोटे व्यापारियों के लिए, छोटे व्यापारियों के लिए, ठीक ना, या फिर जो सुरक्षा के लिए जो निर्धारित व्यक्ति हुआ करते थे उनके रहने के लिए,
नगर नियोजन के बारे में, नगर दो भागों में बटा हुआ था, पश्चिमी टीला और पूर्वी टीला। पश्चिमी टीला महत्वपूर्ण था, पूर्वी टीला सामान्य लोगों के लिए था। इसके साथ साथ जो नगरों का बसाव था ये आधुनिक व्यवस्था के तहत बसाव था। ऐसा नहीं कि कहीं भी कोई भी बस जाए या किसी का भी कहीं पे घर हो जाए, हर चीज़ का एक व्यवस्थित रूप था। यानी कि जो बसाव था, सड़कें आपस में समकोण पर काटती थीं, लगभग इस प्रकार से सड़कें हुआ करती थीं, ठीक ना। सड़कें समकोण पर काटती थीं और लोगों का इस रूप में बसाव था। यहाँ इस प्रकार से भी बसाव था, ये आवास हुआ करते थे, ठीक ना। और एक बात का ध्यान दीजिएगा कि जो ये सड़कें थीं जहाँ ये समकोण पर काटती थीं उसे हम कहते हैं ऑक्सफोर्ड सर्कल के नाम से जानते हैं। सर्कस भी कहीं कहीं लिखा होता है, ऑक्सफोर्ड सर्कस। इसकी जो मुख्य सड़कें थीं ये लगभग 9 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। जो मुख्य सड़कें थी वो 9 मीटर चौड़ी हुआ करती थी, 9 मीटर, जबकि सामान्य सड़कें जो थीं वो 3 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। 3 मीटर जो गलियां जिसे हम कह सकते हैं, तो ये 3 मीटर चौड़ी हुआ करती थी। लोगों के जो मुख्य दरवाजे थे वो सीधे बड़े या मेन रोड की तरफ ना खुल करके गलियों में खुलते थे। अगर यहाँ निवास है तो ये इधर न दरवाजे खुल करके यानी गलियों की तरफ खुलते थे। केवल लोथल एकमात्र ऐसा स्थल है जहाँ के रहने वाले लोगों का निवास मुख्य सड़क की तरफ खुलता था। इसके साथ साथ नगर नियोजन प्रणाली में जल प्रबंधन का भी अपना महत्व था। यहाँ बीच में नालियाँ भी बनी होती थी, ठीक ना। और इसके साथ साथ प्रत्येक घरों में कुओं के भी साक्ष्य मिले हैं, स्रोत मिले हैं। कुओं का उपयोग होता था, लोग अपने स्नान के लिए, अपने दैनंदिन कार्यों के लिए कुओं का भी उपयोग करते थे, ठीक ना। तो नगर नियोजन के संबंध में ये महत्वपूर्ण मानी जाती है कि नगर एक व्यवस्थित होता था। जल प्रबंधन के संबंध में महत्वपूर्ण जो प्राचीनतम प्रमाण मिलते हैं या जल प्रबंधन की प्राचीनतम जानकारी हमें जो प्राप्त होती है वो हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त होती है। सड़कों का बसाव, नगरों का बसाव, सारे कुछ व्यवस्थित हुआ करते थे। इसके साथ साथ जल प्रबंधन में एक बात ये कही जाती है कि जो सामान्य या गंदे जल होते थे वो नदियों में जाने से पूर्व एक सामान्य नरमुखे बनाए जाते थे और वहीं से जो कूड़े कचड़े या फिर अवशिष्ट थे वो नीचे बैठ जाते और स्वच्छ जल नदियों में चला जाता था और बाद में इनके समय समय पर इनकी सफाई होते थे। तो इसके द्वारा जल को दूषित होने से बचाने के लिए भी सभ्यता के लोगों ने कई सारे प्रयत्न किए, ठीक ना। तो नगर नियोजन प्रणाली के संबंध में ये महत्वपूर्ण बातें हैं। चलिए आगे बात करते हैं समाज को लेकर के। तो यह समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। 3 वर्गों में बटा हुआ था समाज, 3 वर्गों में बटा हुआ था। कहा जाता है कि एक पुरोहित वर्ग था, पुरोहित वर्ग, दूसरा व्यापारिक वर्ग, व्यापारिक, और तीसरा सामान्य श्रमिक, किसान, सेवक आदि। तो यहाँ 3 वर्गों में ये समाज बटा हुआ था। समाज के स्वरूप क्या हैं? तो हड़प्पा सभ्यता में जो भी मूर्तियाँ मिली हैं वो महत्वपूर्ण हैं और उन मूर्तियों के में महिलाओं की संख्या अधिक है। यानी कि स्त्रियों की बनी हुई मूर्तियों की संख्या अधिक मिली है। तो स्त्रियों की संख्या अधिक होने के कारण इस समाज को मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है। मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, मातृसत्तात्मक समाज कहा जाता है, ठीक ना। तो हड़प्पा सभ्यता एक मातृसत्तात्मक समाज था। तो समाज में इस प्रकार की व्यवस्था थी। समाज में और भी कई सारी जानकारियाँ मिलती हैं। इसमें सती प्रथा के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। आगे हम देखेंगे स्थलों के लिए, जब हम विभिन्न महत्वपूर्ण स्थलों को बात करेंगे तो कहाँ से सती प्रथा के साक्ष्य मिलते हैं इसके बारे में भी आपको जानकारी दी जाएगी, ठीक ना। तो सती प्रथा के भी साक्ष्य मिलते हैं। समाज में जादू टोने का भी प्रचलन था। पूजा पाठ को लेकर के भी ये प्रकृति पूजक थे। मूल रूप से यहाँ नाग पूजा के साक्ष्य मिलते हैं। नाग पूजा के साथ साथ सूर्य पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। इनका जो सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है वो माना जाता है पशुपति। पशुपति इनका सबसे महत्वपूर्ण देवता माना जाता है, ठीक ना। तो यहाँ सूर्य के, नाग के, पशु के, ठीक ना, चंद्र के,
इन सब के पूजा के भी साक्ष्य मिलते हैं। इन्हें जादू टोने का भी ज्ञान था, जंतर के भी प्रमाण मिलते हैं जिन्हें हम आज भी समाज में प्रयोग में लेते हैं, ठीक ना। और भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ से प्राप्त होती हैं। महिलाओं की स्थिति बेहतर थी ऐसा माना जाता है इस समाज में, ठीक ना। ऐसा इसलिए क्योंकि मान्यता है कि हड़प्पा से एक प्रतिमा प्राप्त हुई है जो सिर के बल लेटी हुई है और उस प्रतिमा के गर्भ से एक पौधा निकल रहा है जो ये बताता है कि इस धरती को उर्वरता की देवी, यानी उसे हम उर्वरता की देवी के नाम से भी जानते हैं। तो समाज मुख्य रूप से 3 वर्गों में बटा हुआ था। समाज में धर्म का प्रचलन था, लोग प्रकृति पूजक थे। धर्म कौन सा था इसके बारे में जानकारी नहीं प्राप्त होती, ठीक ना, क्योंकि उस समय मंदिरों के कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं होते हैं। तो 3 वर्गों में ये समाज बटा हुआ था। मातृसत्तात्मक समाज था, ठीक ना। जंतर के भी साक्ष्य मिलते हैं। हमने बताया विभिन्न प्रकार की मूर्तियाँ, ठीक ना। पशुपति इनका प्रमुख देवता था। इसके अलावा आगे बात करते हैं, समाज के बाद बात करते हैं अर्थव्यवस्था के बारे में। अगर बात किया जाए तो सिंधु घाटी की सभ्यता में जो अर्थव्यवस्था थी वो मुख्य रूप से व्यापार पर निर्भर थी। व्यापार पर निर्भर थी, मुख्य रूप से व्यापारिक व्यवस्था के अंतर्गत थी, ठीक ना। व्यापारिक गुण अधिक थे और इसके साथ साथ कृषि के भी साक्ष्य मिलते हैं, खेती के भी। खेती के संबंध में लगभग 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं। 9 प्रकार की फसलों के साक्ष्य मिलते हैं, जिसमें वर्तमान समय में प्रचलित सभी प्रकार की फसलें हैं। जैसे गन्ने का साक्ष्य नहीं मिलता। अगर 9 प्रकार की फसलें मिलती हैं तो ये महत्वपूर्ण नहीं है। एक दिवसीय परीक्षाओं की दृष्टि से ज़्यादा महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि कौन से फसल के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। तो गन्ना का साक्ष्य नहीं मिलता। आप जानते हैं कि बहुत सारी ऐसी फसलें में हैं जो पुर्तगालियों द्वारा भारत में लाई गई, जैसे टमाटर है, मक्का है, आलू है। तो ये भी हड़प्पा सभ्यता में इसके भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं, ठीक ना। इसके अलावा जो सबसे बेहतरीन या प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं तो प्राक हड़प्पाई चरण में जो सूत के साक्ष्य या कपास के साक्ष्य मिले हैं। कपास के उन्नत प्रजाति के फसलों के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना, अर्थव्यवस्था में। और सिक्कों के संबंध में तो विशेष जानकारी का मोल नहीं, लेकिन मुहरों का साक्ष्य मिलता है। मुहरों का प्रयोग यहाँ था, ठीक ना। और इन मुहरों को कभी कभी मुद्राओं से भी जोड़ दिया जाता है, ठीक ना। तो यहाँ अर्थव्यवस्था में ये कुछ महत्वपूर्ण चीज़ें थी। इनका व्यापार विदेशों से था, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की कुछ मुहरें मेसोपोटामिया के क्षेत्रों में भी मिली हैं और वहाँ की भी कुछ मुहरें भारत के लोथल से प्राप्त हुई हैं। तो विभिन्न प्रकार के मुहरों के भी आदान प्रदान है, जिससे यह ज्ञात होता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग वैदेशिक व्यापार में भी संलिप्त थे। अर्थव्यवस्था की ये महत्वपूर्ण चीज़ें हैं, जैसे व्यापार पर निर्भर था, कृषि पर भी निर्भर था, ठीक ना। इसके साथ साथ और भी कई चीज़ें हैं। तो अर्थव्यवस्था के बाद बात करते हैं राजनीति पर। तो हड़प्पा सभ्यता की जो राजनीति है इसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती। ये केवल अनुमानों पर ही आकलित किया जाता है कि यहाँ राजतंत्र नहीं था, जबकि एक जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। हड़प्पा सभ्यता में जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। जनतंत्रात्मक से मतलब है कि यहाँ पर जनता का शासन हुआ करता था। जनता का शासन हुआ करता था। कुछ लोग इसे पुरोहित के शासन से जोड़ते हुए हैं। पुरोहित का शासन, ठीक ना, पुरोहित का शासन। कुछ इतिहासकार ऐसा मानते हैं कि वणिक वर्गों के पास महत्वपूर्ण शक्ति थी, ठीक ना। तो ये इनके बारे में राजनीतिक शासन व्यवस्था के संबंध में ये जानकारी ली जाती है, ठीक ना। आगे बात करते हैं राजनीति के बाद महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर के। स्थलों से पूर्व हम बात कर लेते हैं यहाँ के एक मूर्ति कला को लेकर के। आपसे महत्वपूर्ण बातें जान लीजिएगा। जैसे स्थलों से पूर्व एक टॉपिक नहीं रह गया हमको लगता है, और वो है कला।
कला। देखिए यहाँ पे कला के बहुत सारे प्रमाण हैं। जैसे 3 प्रकार से मूर्तियों का निर्माण किया जाता था। एक तो मिट्टी की मूर्तियाँ, जिन्हें मृण मूर्ति भी कहते हैं, एक पत्थर की मूर्ति और एक है धातु की मूर्ति। ये आपके पेट की परीक्षाओं में भी पूछा गया है, ठीक ना। तो मिट्टी की जो मूर्ति थी वो चुटक विधि से बनाई जाती थी। चुटक विधि से अभिप्राय है कि मूर्तियों को चुटकी के द्वारा दबा करके उनको आकार दिया जाता था। पत्थर की मूर्तियों को तक्षण विधि के द्वारा, तक्षण विधि, ठीक ना, पत्थर की मूर्तियों को तक्षण विधि के द्वारा बनाया जाता था। धातु की मूर्तियों को एक मोम का सांचा बना करके और मोम के सांचे में ही पिघली हुई धातु को भर दिया जाता था और बाद में मोम को उस धातु से अलग कर दिया जाता था। तो उसे हम कहते हैं मधुछिष्ट विधि। धातु की मूर्तियों को कैसे बनाया जाता था? तो मधुछिष्ट विधि, मधुछिष्ट विधि, ठीक ना, मधुछिष्ट विधि भी कहते हैं, ठीक है। तो 3 प्रकार के हमने जाना, मिट्टी की मूर्तियाँ, पत्थर की मूर्तियाँ और धातु की मूर्तियाँ। तो मिट्टी की मूर्तियों को किससे बनाया जाता था? चुटक विधि के द्वारा। पत्थर की मूर्तियों को तक्षण विधि के द्वारा, धातु की मूर्तियों को मधुछिष्ट विधि के द्वारा। तो ये 3 प्रकार के मूर्तियों के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है, ठीक ना। आइए आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण स्थलों को लेकर के। तो महत्वपूर्ण स्थल कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले बात करते हैं हड़प्पा के संबंध में। हड़प्पा सभ्यता से संबंधित जो महत्वपूर्ण पुरास्थल हैं उनमें पहला स्थल मानते हैं हम हड़प्पा को। हड़प्पा का जो उत्खनन वर्ष है वो 1921 में सबसे पहले जो उत्खनित होने वाला जो स्थल माना जाता है वो है हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा को। उत्खननकर्ता कौन से थे, यानी किन्होंने इसका उत्खनन करवाया? तो वो थे जॉन मार्शल के नेतृत्व में राय बहादुर दयाराम साहनी, ठीक ना। जॉन मार्शल के नेतृत्व में सर राय बहादुर दयाराम साहनी जी ने इसको उत्खनन कराया। अगर ये पूछा जाए कि यह कहाँ अवस्थित है या वर्तमान में यह कहाँ पर है, तो पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटगोमरी जिला कौन सा है? मोंटगोमरी। हालांकि आपके लिए ये महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के पंजाब प्रांत, ये दोनों बातें ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मोंटगोमरी जिला या ऐसे ज़िलों को लेकर के सवाल नहीं बनते, क्योंकि कई बार इतिहास में किताबों में ज़िले कुछ रहते हैं और वर्तमान में भौगोलिक बदलाव ज़िलों का और हो जाता है, यानी नए ज़िलों का निर्माण हो जाता है या किसी ज़िले में पुराने ज़िले का विलय कर दिया जाता है। तो ज़िले के से संबंधित आपसे सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, जब तक बहुत आवश्यक न हो तो आपसे ज़्यादातर प्रांतों को लेकर के ही सवाल पूछे जाते हैं। तो पाकिस्तान प्रांत के मोंटगोमरी ज़िले में रावी नदी के बाएं तट पर, आप ये बात ध्यान रखिएगा क्योंकि सवाल आ चुका है कि किस नदी के तट पर है, तो रावी नदी, और किस साइड, तो बाएं तरफ, बाएं तट पर स्थित है, ठीक ना। तो हमने ये जाना। अब देखते हैं कि यहाँ से प्राप्त कौन कौन सी चीज़ें हुई हैं, यहाँ से प्राप्त स्रोत कौन कौन से हैं जो हमारे हड़प्पा सभ्यता के जानकारी में महत्वपूर्ण बातें स्थापित करता है। जैसे अन्नागार के साक्ष्य मिलते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों ने कृषि में अपनी उपयोगिता सिद्ध की और अधिशेष उत्पादन होने लगा, जिसका संरक्षण करने के लिए अन्नागार बनाए जाने लगे। तो अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं। जहां अन्नागार थे, कई बार ये कहा जाता है कि ये अन्नागार लोगों से भेंट या उपहार स्वरूप लिए जाने वाले कर के भंडारण का भी एक स्थान हुआ करता था। तो अन्नागार के भी साक्ष्य मिलते हैं हड़प्पा से। तरबूज के बीज मिलते हैं, ठीक ना, तरबूज के बीज मिलते हैं। इसके अलावा तरबूज के भी बीज मिलते हैं, ठीक ना। इसके अलावा सिर के बल खड़ी स्त्री के गर्भ से निकलते पौधे की आकृति वाली मुहर, ठीक ना, मुहर। तो ये क्या है? हमने बताया था कि जो हड़प्पा से एक मुहर प्राप्त हुई है जिस पर सिर के बल खड़ी यानी उल्टे एक स्त्री खड़ी है, जिसके दोनों पैरों के मध्य से एक पौधे की निकलती हुई आकृति प्रतीत होती है, जिसे माना गया है, जिसे आज के इतिहासकार उर्वरता की देवी कहते हैं। उर्वरता की देवी,
उर्वरता की देवी, ठीक ना, उर्वरता की देवी की संज्ञा दी जाती है। इसके साथ साथ शंख का बना बैल, ठीक ना, इत्यादि। यहाँ के पश्चिमी दुर्गीकृत भाग को प्रसिद्ध पुरातत्वविद सर मार्टिमर व्हीलर ने माउंट एबी का नाम दिया है, जबकि इसके सामान्य स्थल के दक्षिण में R37 नामक एक समाधि स्थल है। तो आपसे सवाल कौन से बनने वाले हैं? ये बनने वाले हैं R37 नामक एक समाधि। आपसे पूछा जाएगा कि R37 जो समाधि है वह साक्ष्य के रूप में कहाँ से प्राप्त हुई है? तो ये प्राप्त हुई है हड़प्पा से, ठीक ना। तो हड़प्पा के संबंध में ये हमने जाना कि अन्नागार मिला है, तरबूज के बीज मिले हैं, और इसके साथ साथ उर्वरता की देवी की प्रतिमा भी मिली है, शंख का बना बैल मिला है, अन्नागार मिले हैं, ठीक ना। आगे हम बात करते हैं मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक जो अर्थ होता है वो है मृतकों का टीला, ठीक ना। मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो क्या होता है? मृतकों का टीला। आगे बात करते हैं मृतकों का टीला या मुर्दों का टीला, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, ठीक ना। आसपास की भूमि आश्चर्यजनक रूप से उर्वरा होने के कारण इसे हम नखलिस्तान कहते हैं। वास्तव में नखलिस्तान वह क्षेत्र भी होता है जो दो नदियों के मध्य स्थित हो। दो नदियों के मध्य जो स्थित भूमि होती है, मध्य स्थित भूमि जो होती है, स्थित भूमि, उसे हम नखलिस्तान कहते हैं, ठीक ना। इसे सिंध का बाग भी कहते हैं क्योंकि ये उपजाऊ क्षेत्र था, ठीक ना। इसका उत्खनन कब किया गया? तो 1922 ईस्वी में, ठीक ना। और उत्खननकर्ता इसके कौन थे? तो रखालदास बनर्जी, ठीक ना। हड़प्पा के दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो के रखालदास बनर्जी। और ये कहाँ स्थित है? तो पंजाब के सिंध प्रांत में। हड़प्पा कहाँ स्थित था? तो पंजाब प्रांत में, और ज़िले में सिंधु नदी के तट पर। हड़प्पा रावी नदी के तट पर, ये सिंधु के दाएं तट पर, हड़प्पा रावी के बाएं तट पर। इसका भी आप लोग थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कौन सा दाएं तट पर है, कौन सा बाएं तट पर है, कौन सी किस नदी के किनारे स्थित है, इसके बारे में भी ध्यान देते रहिएगा। आगे बात करते हैं अगर यहाँ से देखा जाए कि साक्ष्य कौन से मिले हैं, तो साक्ष्य के बारे में ध्यान दीजिएगा। ये साक्ष्य भी आपसे एक दिवसीय परीक्षाओं के संबंध में सवाल बनने के आधार होते हैं। जैसे महत्वपूर्ण साक्ष्य में क्या है? अन्नागार। अन्नागार हड़प्पा सभ्यता में भी मिले थे, मोहनजोदड़ो में भी मिले थे। तो ये अन्नागार अन्न के रखने का एक महत्वपूर्ण स्थान हुआ करता था। आगे बात करते हैं सूती कपड़े का साक्ष्य मिला है, ठीक ना। सूती कपड़े का भी साक्ष्य मिला है। सूती यानी कि हमने बताया कि हड़प्पा सभ्यता में या इस सभ्यता के अंतर्गत सूती के महत्वपूर्ण साक्ष्य मिले हैं, इसलिए यह पूरा क्षेत्र यूनानियों के द्वारा सिंडन कहा गया, सिंडन, ठीक ना। तो यहाँ सूती कपड़े का साक्ष्य, जहाँ मेसोपोटामिया मूल की बेलनाकार मुहरें भी मिली हैं, ठीक ना। तो मेसोपोटामिया के मुहरों के मिलने के भी साक्ष्य मिले हैं, जैसा हमने बताया। इसके साथ साथ कांसे की नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नर्तकी की मूर्ति के साक्ष्य, लगभग नर्तकी कमर पर हाथ रखे हुए, एक हाथ नीचे सीधे है और एक हाथ कमर पर है, और जो हाथ मुड़ा हुआ है कमर पर वो यहाँ से और यहाँ तक चूड़ियों से बंधा हुआ है, चूड़ियों से भरा हुआ है, ठीक ना। तो यहाँ नर्तकी की भी मूर्ति मिली है। यह आपसे सवाल बनता है कि कांसे के नर्तकी की मूर्ति या किस स्थल से प्राप्त होती है। आगे बात करते हैं कि पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर, ये महत्वपूर्ण था हड़प्पा सभ्यता में, ये एक महत्वपूर्ण था, ठीक ना। पशुपति शिव, पशुपति अगर कह दिया जाए वो भी शिव के नाम से ही होता है। तो पशुपति शिव की आकृति वाली मुहर जिसमें हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा तथा हिरण का अंकन हुआ है, यानी कि ये पता चलता है कि इन चीज़ों से ये परिचित थे। हड़प्पा सभ्यता के लोग हाथी, बाघ, भैंसा, गेंडा और हिरण से पूरी तरीके से परिचित थे, अंकन हुआ है, ठीक ना। अलंकरण वाले साल ओढ़े एक व्यक्ति के खंडित पाषाण मूर्ति का भी साक्ष्य मिला है, यानी कि एक व्यक्ति का जो आँखें उसकी नासाग्र पर है और उसने तिपतिया साल ओढ़े हुए, यानी कि उस सॉल पर 3 रंग के 3 पत्तियों वाले फूल बने हुए हैं, जिसे तिपतिया साल कहते हैं।
तो साल ओढ़े एक व्यक्ति की खंडित पाषाण मूर्ति, उसके हाथ एक हाथ टूटा हुआ है, तो वहाँ से एक साक्ष्य ये भी मिला है। ठीक ना। तो आगे बात करते हैं, चन्हुदड़ो से क्या प्राप्त हुआ है। चन्हुदड़ो तो यह भी एक महत्वपूर्ण स्थल है। ठीक ना। चन्हुदड़ो से भी कई स्रोत मिले हैं। ठीक ना। उत्खनन वर्ष कौन सा है। 1921, 1922 और 1931। उत्खननकर्ता कौन है तो ननी गोपाल मजूमदार, ये उत्खननकर्ता हैं। अवस्थिति यानी चन्हुदड़ो स्थित कहाँ पर है। चन्हुदड़ो स्थित कहाँ पर है तो ये भी पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के बाएं तट पर, मोहनजोदड़ो दाएं तट पर, हड़प्पा रावी के बाएं तट पर। इस चीज़ का दाएं और बाएं ये आपसे सवाल बन सकता है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ठीक ना। ये फैक्चुअल ये चीज़ें हैं। तो ननी गोपाल मजूमदार, देखिए उत्खननकर्ता को लेकर के ज़्यादातर हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से ही एक दिवसीय परीक्षाओं में सवाल बनते हैं। इन्हें या इनके उत्खननकर्ता को लेकर के आपसे सवाल सीधे नहीं बनते, हड़प्पा के अन्य स्थलों को लेकर के सवाल नहीं बनते हैं। ठीक ना। तो आगे बात करते हैं, बाएं तट पर यह स्थित है। प्राप्त जो महत्वपूर्ण साक्ष्य हैं, तो एक महत्वपूर्ण बात है कि जो नगर थे वो प्रायः दुर्गीकृत हुआ करते थे। ठीक ना। बहुत सारे नगरों में पश्चिमी टीला दुर्गीकृत था जो विशेष प्रशासनिक अधिकारियों के लिए था। कुछ ऐसे स्थल मिले जहाँ दोनों टीले दुर्गीकृत थे, लेकिन चन्हुदड़ो एकमात्र ऐसा स्थल है जो महत्वपूर्ण ये बताता है कि शहर का या नगर का कोई हिस्सा दुर्गीकृत नहीं था, यानी दीवार से, बड़ी दीवारों से घिरा हुआ नहीं था। दवात के भी साक्ष्य मिलते हैं। ठीक ना। दवात के रंजन सलाका विशेषकर नहीं, रंजन सलाका यानी कि लिपस्टिक के साक्ष्य। ठीक ना। और मोहनजोदड़ो से एक श्रृंगारदानी भी, जिसे हम प्रसाधन मंजूषा कहते हैं, श्रृंगारदानी के भी साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त होते हैं। तो यहाँ रंजन सलाका यानी कि लिपस्टिक के भी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं, चन्हुदड़ो से। आगे देखिएगा, गुड़िया या मनका, आज भी हम देखते हैं मालों में जो विभिन्न प्रकार की मालाएं बनाई जाती हैं उनमें गुड़िया का प्रयोग किया जाता है या मनके का प्रयोग किया जाता है। और इसके बनाने का जो कारखाना था ये कहाँ से मिला है, चन्हुदड़ो से। चन्हुदड़ो से ही मनके बनाने का कारखाना नहीं मिला है, वो लोथल से भी प्राप्त होता है। कुछ ईंटों पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान, यानी कि बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ता, इन दोनों के पैरों के निशान भी कच्ची ईंटों पर, जो एक तरह से पकाने के लिए, तैयार करने के लिए रखे गए थे। ठीक ना। तो उन पर कुत्ते और बिल्ली के पंजों के निशान भी प्राप्त होते हैं। ये बात भी ध्यान दीजिएगा कि हड़प्पा सभ्यता के लोग पकी हुई ईंटों का प्रयोग करते थे, कच्ची ईंटों का प्रयोग नहीं करते थे। कच्ची ईंटों का प्रयोग केवल कालीबंगा से प्राप्त होता है। ठीक ना। आगे बात करते हैं रोपड़, ये एक महत्वपूर्ण स्थल है। रोपड़ आज़ादी के बाद भारत में खोजा जाने वाला प्रथम हड़प्पाई पुरास्थल, ये आपके लिए महत्वपूर्ण, यानी रोपड़ पहला वह स्थल है जो आज़ादी के बाद भारत में खोजा गया है। ठीक है। आगे बात करिए, आगे देखते हैं। तो इसका उत्खनन कब किया गया, तो ये 1953 ईस्वी में। खोजकर्ता कौन से, तो यज्ञदत्त शर्मा। तो इसका ध्यान रखिएगा कि स्वतंत्रता के बाद उत्खनित प्रथम वह स्थल कौन सा है, तो रोपड़ है। या फिर रोपड़ के उत्खननकर्ता कौन थे, तो यज्ञदत्त शर्मा थे। ये आपसे इनका नाम पूछा जा सकता है। ये दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी के समकक्ष एक तरह से महत्व रखते हैं उत्खननकर्ताओं से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न को लेकर के। यानी कि जितना महत्व दयाराम साहनी और रखालदास बनर्जी का है, उतना ही यज्ञदत्त शर्मा का भी है कि उत्खननकर्ता और कौन से स्थल का उत्खनन किया था। अवस्थिति यानी कि यह स्थित कहाँ है, तो भारत के पंजाब प्रांत के रूपनगर जिले में सतलज नदी के बाएं तट पर। तो यह अवस्थिति है कि पंजाब में सतलज नदी के तट पर। आपसे सवाल इतना ध्यान दीजिएगा कि पंजाब प्रांत के सतलज नदी के तट पर यह रोपड़ स्थल स्थित है। आगे बात करते हैं कि यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है, महत्वपूर्ण साक्ष्य क्या क्या प्राप्त हुआ है। तो यहाँ से एक कब्र में मालिक के शव के साथ कुत्ते को भी दफनाए जाने का
दफनाया गया है, ठीक है। तो ऐसी मान्यता मानी जाती है कि हड़प्पाई लोगों को यह ज्ञात था कि जो इनके साथ धरती पर रहा वही इनके साथ अगले जो जीवन यानी पुनर्जन्म के बारे में भी इसकी जानकारी संभावना दिखती है कि उन लोगों को पुनर्जन्म का भी बोध था कि अगर इस मृत्यु के बाद किसी नए लोक में अगर इनका जन्म होता है तो उसमें यह कुत्ता उनका सेवक बना रहेगा या अनुचर बना रहेगा, ठीक ना। उल्लेखनीय है कि ऐसा ही साक्ष्य बिल्कुल कुत्ते के साथ मानव के शव का दफनाए जाने का साक्ष्य कश्मीर के नवपाषाण कालिक स्थल बुर्ज होम से भी प्राप्त होता है। बुर्ज होम एक ऐसा स्थल है जहाँ से गर्तावास के भी साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास, ठीक ना। गर्तावास जिसे हम भूमिधरा, ये पूर्वांचल के क्षेत्रों में इसे भूमिधरा के नाम से कहें, यानी कि भूमि के नीचे एक घर बना करके जहाँ पे लोग निवास करते हैं। तो बुर्ज होम से नवपाषाण कालिक स्थल एक गर्तावास के भी साक्ष्य मिले हैं और कुत्ते के साथ मालिक के शव के दफनाए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। तो यहाँ हमने कुछ चीज़ें देखी रोपण के संबंध में। अगला है लोथल। लोथल को हम किस नाम से जानते हैं? तो लोथल को हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो भी कहते हैं। आइए देखते हैं लोथल को लेकर के। लोथल, इसे हम लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहते हैं। इसका जो उत्खनन वर्ष है, ये 1954 ईस्वी में रंगनाथ राव ने, ये आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि ये गुजरात के काठियावाड़ में स्थित है, ठीक ना। अहमदाबाद जिले में खंभात की खाड़ी के भोगवा नदी, ये नदी का नाम याद रखिएगा, यानी गुजरात में भोगवा नदी के तट पर, गुजरात में भोगवा नदी के तट पर ये बसा हुआ है, ठीक ना। और क्या इसके बारे में महत्वपूर्ण जो साक्ष्य मिले हैं, उन साक्ष्यों को लेकर के, तो बंदरगाह या गोदीबाड़ा, डॉकयार्ड, जहाँ नावों को रखा जाता था, नए नावों को सुरक्षित रखा जाता था, तो बंदरगाह के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना। फारस की मोहरें मिली हैं, ठीक ना, पर्सिया, फारस की मोहरें मिली हैं। सूर कोतड़ा के साथ ही यह दूसरा पूरा स्थल है जिसमें शहर का दोनों हिस्सा एक ही रक्षा प्राचीर से, यानी कि जो पूर्वी टीला है और पश्चिमी टीला है दोनों एक ही रक्षा प्राचीर से, नहीं तो अन्य स्थानों पे ये दो टीले हैं, मान लेते हैं ये पश्चिमी टीला या पूर्वी टीला, तो कहीं कहीं केवल पश्चिमी टीला ही दुर्गीकृत था, पूर्वी टीला दुर्गीकृत नहीं था। लेकिन चन्हुदड़ो एक ऐसा स्थान था जहाँ कोई भी टीला दुर्गीकृत नहीं था। लोथल के बारे में कहा जाता है कि यह सुरकोतड़ा के साथ यह दूसरा ऐसा पूरा स्थल है, पूरा स्थल यानी कि उत्खनित जो पूरा प्राचीन स्थल है जिसमें शहर का दोनों हिस्सा रक्षा प्राचीर से घिरा है, दोनों हिस्सा रक्षा प्राचीर से घिरा है, एक ही रक्षा प्राचीर से घिरा है। इसके अलावा क्या महत्वपूर्ण है, तो धान की भूसी के साक्ष्य मिले हैं, धान की भूसी के साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसके साथ साथ युग्म समाधान, यानी दो लोगों का शव एक ही साथ दफना दिया गया है। मम्मी के साक्ष्य मिले हैं। मम्मी ये मिस्र के सभ्यता में जो फराओ शासक हुआ करते थे उनके शवों को संरक्षित कर दिया जाता था। ऐसी मान्यता थी कि एक समय के बाद इनके अंदर दोबारा जान आ जाएगी या ये जीवित हो जाएंगे। अग्निकुंड के साक्ष्य मिले हैं, ठीक ना, साक्ष्य मिले हैं। पंचतंत्र के चालाक लोमड़ी की कथा सा परिदृश्य उत्पन्न करने वाला एक साक्ष्य मिला है। पंचतंत्र की एक कथा है, चालाक लोमड़ी है, जो जिसमें कथा में ये बचपन में हम सभी लोगों ने देखा है कि एक कौवा है जो रोटी लेकर के आता है और ऊपर डाल पे बैठा होता है और नीचे से लोमड़ी उसकी प्रशंसा करती है कि वाह कौवे, या फिर उनको जो भी प्रलोभन देने के लिए जो भी संबोधन में आदर सूचक शब्द प्रयोग किया जाता है उसके आधार पर कौवे को प्रलोभन देती है कि आपका संगीत बहुत मधुर है, अगर आप गाते तो मैं सुन करके धन्य हो जाती, आपके गीत से हमारे कर्ण है वो मधुर ध्वनि से आह्लादित हो जाते या प्रसन्न हो जाते, चित्त प्रसन्न हो जाता। ऐसे प्रलोभन लोमड़ी कौवे को देती है और कौवा
लोमड़ी के चाल में फंस जाता है और जैसे ही मुंह खोलता है गाने के लिए रोटी नीचे गिर जाती है और लोमड़ी उस रोटी को लेकर के फरार हो जाते हैं। तो चालाक लोमड़ी की यही कथा है और इसी के समान एक ऐसा साक्ष्य मिला है लोथल में, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। लोथल को भी हमने जाना। लोथल के बाद है कालीबंगा। कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ निकल के आता है, काली का अर्थ है काला रंग और बंगा का अर्थ है चूड़ियाँ, ठीक ना। तो काले रंग की चूड़ियाँ, इसका शाब्दिक अर्थ निकल के आता है। तो कालीबंगा यह स्थित कहाँ है? उत्खनन वर्ष क्या है? तो 1961 है। उत्खनन करता कौन है? तो ब्रजवासी लाल हैं। ये उत्खनन करता से ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, इसके वर्ष से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि ये कालीबंगा स्थित कहाँ है? तो राजस्थान में। राजस्थान में एक दिवसीय परीक्षाओं के लिए इसका उत्खनन राज्य ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, ठीक ना। चलिए आगे बात करते हैं। अवस्थिति कहाँ है? तो राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्घर नदी के तट पर। किस नदी के तट पर? यह भी महत्वपूर्ण है। घग्घर नदी, घग्घर ये सरस्वती की ही सहायक नदी मानी जाती है। घग्घर नदी के किनारे स्थित है। महत्वपूर्ण सच क्या है? तो शहर का दोनों हिस्सा अलग अलग रक्षा प्राचीरों से, ठीक ना। ये दो हिस्से हैं, पश्चिमी टीला, पूर्वी टीला, और दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से, ठीक ना। ध्यान रखिएगा, चंद्रपुर में कोई रक्षा प्राचीर नहीं था। इससे ऊपर आपने देखा सुरकोतड़ा और लोथल, इन दोनों में एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों घिरे हुए थे। एक ही रक्षा प्राचीर से दोनों, कहाँ पर? सुरकोतड़ा और लोथल में। यहाँ पे क्या है कि शहर का दोनों हिस्सा यानी दुर्ग टीला और नगर टीला दोनों अलग अलग रक्षा प्राचीरों से घिरा हुआ था। अलंकृत ईंटों के भी जो साक्ष्य मिलते हैं वो कहाँ से मिलते हैं? यानी कि जो ईंट थे उनको एक प्रकार से अलंकृत किया गया था, उसमें विभिन्न प्रकार की आकृतियाँ बनाई गई थी। इसके साथ साथ अग्निकुंड के भी साक्ष्य मिलते हैं। युग्म समाधान या मम्मी के साक्ष्य भी कालीबंगा से प्राप्त होते हैं। पेड़ के तने को खोखलाकर उसका नाली के रूप में प्रयोग किए जाने का भी साक्ष्य प्राप्त होता है। आज भी आप देखेंगे नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे हिस्सों में बांस के मध्य के भाग को तोड़ करके और बांस को एक पाइप के रूप में एक सामान्य किसान प्रयोग करते हैं या सामान्य लोग प्रयोग करते हैं, तो नाली के रूप में भी इसका प्रयोग किए जाने का साक्ष्य प्राप्त होता है। आगे बात करते हैं सभ्यता का पतन। तो पतन को लेकर के आपसे सवाल बनने की संभावना कम होती है। पतन के बारे में कोई निश्चित जानकारी भी नहीं है। लोग ऐसा मानना करते हैं, जैसे कैनेडी महोदय का मान्यता है कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो पतन हुआ उसमें मलेरिया एक महत्वपूर्ण कारक था। कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है इसके लोगों ने संसाधनों का इतना अधिक दोहन कर दिया कि इस कारण से ये लोग पलायन कर गए या फिर काल के गाल में समा गए। आवश्यकता से बहुत अधिक दोहन कर दिया, ठीक ना, संसाधनों का, वनों का कटाव करना या फिर अन्य चीज़ें भी इसके लिए उत्तरदायी मानी जाती हैं। पतन के एक कारण में एक और माना जाता है कि आर्यों का आक्रमण। तो ये भी कहा जाता है कि आर्यों के आक्रमण के कारण भी सिंधु सभ्यता का पतन हो गया। तो पतन की ये कई सारे बातें हैं, ठीक ना। तो ये बहुत महत्व नहीं रखता कि पतन के क्या कारण हैं। एक दिवसीय परीक्षाओं में ऐसे प्रश्न लगभग नहीं पूछे जाते हैं, ठीक ना। और इसके साथ साथ एक और है कि सिंधु सभ्यता के समाज के अंतर्गत एक खंड और है कि इनके अंत्येष्टि की क्या प्रक्रियाएं थी। अंत्येष्टि यानी कि मृत्यु के बाद शवों का जो निस्तारण था वो किस प्रकार से किया जाता था। तो इसके लिए 3 प्रक्रियाएं थी। जैसे एक तो है दाह संस्कार, एक है समाधान, और एक है आंशिक समाधान। ठीक ना। दाह संस्कार से मतलब है कि शवों को पूरी तरीके से जला दिया जाता था, और दाह संस्कार में शवों को पूरी तरीके से जला दिया जाता था। समाधान में मतलब शवों को कब्र खोद करके उसमें दफन कर दिया जाता था। आंशिक समाधान का मतलब है कि शवों को जला दिया जाता था, जलने के बाद जो अवशेष बचते थे उनको दफन कर दिया जाता था। तो ये 3 प्रकार के अंत्येष्टि की प्रक्रियाएं भी हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत प्राप्त होती हैं,
ठीक ना। तो हड़प्पा में एक सामान्य और सारगर्भित चर्चा करने का हमने प्रयास किया। अगली कक्षा के साथ, वैदिक सभ्यता के साथ अगले खंड में हम आपके लिए उपस्थित होंगे, और वह हड़प्पा की अपेक्षा अधिक रोचक होगा। इसका कारण यह है कि हड़प्पा सभ्यता केवल कल्पनाओं पर लिखा गया है, जबकि जो आर्य संस्कृति है यानी वैदिक सभ्यता है, वह आपके लिए साहित्यिक स्रोत इसके मूल खंड माने जाते हैं। ठीक है, आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।